देखो आज तुम लोगों की क्लास 11 अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास है। हम लोग जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो हम लोग इसको टॉपिक नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग नॉर्मली अकाउंट्स बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन इज सर ये अकाउंटेंसी होता क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटेंसी बोल दो, अकाउंटिंग बोल दो, बुक कीपिंग बोल दो, बेसिकली सेम चीजें हैं। कुछ कुछ डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन बेसिकली सेम है। और आज की क्लास या इनिशियल 3-4 क्लासेस जो होगी ना, हम लोग बेस बिल्ड करेंगे, क्योंकि ये तुम लोगों के लिए अकाउंट्स टोटली नया सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होना, चीजों को समझना, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगे डाउट रेज करना। अदरवाइज क्या होगा ना, एक बार बेस गड़बड़ हो गया तो फिर हमेशा बेस गड़बड़ हो जाएगा। और खाली अभी एक दो क्लासेस नहीं, एक दो क्लासेस तो हम लोग करेंगे ही जो डिस्कस करना है। फर्दर पूरे क्लास 11 को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि 11 इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। अगर तुम क्लास 11 अच्छे से कर लेते हो तो फर्दर फ्यूचर में अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि तुमको समझ में आ जाएगा कि बेस तो ये है। फिर बाद में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डलती जाएगी, उस टॉपिंग्स को तुम समझते जाओगे, सब चीज कवर अप होता जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आओ सर, ये अकाउंटेंसी जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या। सबसे पहले देखो, सिंपल सी बात, अकाउंटेंसी मतलब मैं बोलने जा रहा हूं, अकाउंटिंग इज नथिंग, इट मींस रिकॉर्डिंग। इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस आप रिकॉर्ड करते हो, और रिकॉर्ड करते क्यों हो, कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, एक गोल तो रहता है ना हमारा, हर चीज का एक गोल रहता है। हम लोग सपोज कर लो क्रिकेट खेलने ही जा रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, क्या मोटिव क्या है, गोल क्या है, इंटरटेनमेंट, राइट। ऑब्वियस बात है, मेरे को खुशी मिल रही है खेलने से, या क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम जा रहे हैं, मेरा अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेरा मतलब मेरी बॉडी फिट रह रही है। सबके पीछे एक मोटिव है। पढ़ाई के पीछे क्या मोटिव है, नॉलेज मिले। और उसके बाद नॉलेज मतलब क्या हुआ, देखो बेसिकली क्या हुआ, मतलब लर्निंग है ना। तो एक चीज तुम लोग सोचो, हर इंसान के पीछे जो भी लर्न कर रहा है, उसके बाद में अल्टीमेट उसका मोटिव क्या होता है, मेरे को अच्छा क्वालिफिकेशन चाहिए, क्यों चाहिए, अच्छी अर्निंग चाहिए, है ना। अल्टीमेटली यही मोटिव है। हम पढ़ाई करें, हम बिजनेस करें, हम कुछ भी करें, अल्टीमेटली मोटिव इज द अर्निंग। तुम लोग एक चीज नोटिस किया कभी, वर्ड लर्न जो है ना, वर्ड लर्न जो है उसके आगे एल लगा हुआ है ना। तो लर्न मतलब होता है पहले कुछ सीख लो, सीखने के बाद क्या करो, उसमें से ये जो एल है ना, इसको रिमूव कर दो, तो तुम अर्न कर सकते हो, अच्छा अर्न कर सकते हो। तो थिंग इज दैट यही चीजों को तुम लोग को समझना है, बिकॉज बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो ऑब्वियस सा बात है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट तो तुम्हारे दिमाग में ये होना ही चाहिए। एक सेकेंड ना, तो देख सिंपल सा चीज है, तुम लोग ये समझना, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट तो हम लोग के दिमाग में ही रहता है, कॉमर्स क्यों पढ़ रहा है, अल्टीमेटली मेरे को अर्निंग चाहिए, चाहे मेरे को क्वालिफिकेशन बेस्ड अर्निंग चाहिए या बिजनेस करके अर्निंग चाहिए, राइट। और अब क्वेश्चन आता है, तो अर्निंग्स विदाउट लर्निंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचोगे हम पहले कुछ भी करके नॉर्मली पढ़ लेते हैं किसी तरह, पहले उसके बाद अर्निंग कर लेंगे फिर लर्न करते जाएंगे, तो कभी अर्निंग नहीं होगी ढंग। तो अच्छे लेवल पे अर्निंग करने के लिए सबसे पहला काम तुम्हारा ये रहेगा, लर्न करो। लर्न करके एल रिमूव कर दो एंड फिर अर्न करते रहो। तो लर्न करना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे क्या लर्न करने जा रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग क्या होता है ये समझने। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखो अकाउंटिंग इज नथिंग, इट मींस रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट सम मीनिंगफुल रिजल्ट। आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे, क्यों रिकॉर्ड करोगे, कुछ रिजल्ट चाहिए मुझे, वो रिजल्ट पता होना चाहिए कि क्या रिजल्ट हो रहा है, राइट। तो बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब ये, और हर चीजों को नोट डाउन करते रहना। ऑफिस सब कुछ नहीं लेके आए बस तुम लोग, तो नोट डाउन करो। देखो अकाउंटेंसी जो हम लोग लिख रहे हैं, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एंड ये सब्जेक्ट का मेन रोल क्या होता है, इस सब्जेक्ट का रोल होता है इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस लिए करना, हमको इसके बेसिस पे एक रिजल्ट चाहिए, राइट, डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। डिजायर्ड मतलब क्या हुआ, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, तो मेरा डिजायर क्या है, मेरे को क्वालिफिकेशन मिले। तो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो मेरी डिजायर क्या है, अकाउंटिंग जो होती है उसका डिजायर रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, मुझे ये पता चले। दैट इज अकाउंटिंग।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ तो ये तुम लोग एक बेसिक सी आइडिया लिए कि अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, इन सब चीजों को आपको यहाँ समझना। और हम लोग सेशन इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, मैं जैसे जैसे समझाऊंगा बीच बीच में तुमसे डिस्कस भी करता रहूंगा, तुमसे पूछता रहूंगा क्या है ये बताओ इसका मीनिंग। ठीक है, देखो अब सबसे पहले आओ, ये हम लोग एकदम सिंपल सी मीनिंग समझे, अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग होता है और कुछ नहीं होता है। अब हाउ टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड करके कैसे इंफॉर्मेशन रिजल्ट निकालेंगे वो सब समझना है। तो उसके लिए मुझे इसमें आना पड़ेगा कि अकाउंटिंग की क्या और भी ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस मतलब क्या, इसका कोई सब डिविजन होता है। जैसे एक चीज सोचो, तुम लोग पढ़ाए बचपन में जब था बच्चा था तो तुम लोग सोचता था बस पढ़ना है। अब धीरे धीरे तुम लोग को पता चल रहा है कि अच्छा अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसमें स्ट्रीम्स भी हो जाती है, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम्स है, आर्ट्स है, साइंस है, बहुत सारी स्ट्रीम्स है। तो मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, मेरे को साइंस स्ट्रीम लेना है, सब अलग अलग डिवीजन हो रहा है ना। वैसे अकाउंटिंग का नॉर्मल मीनिंग मतलब रिकॉर्डिंग, बट अकाउंटिंग में अब बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं। तो वो बहुत सारे डिविजन्स में अभी इनिशियली क्लास 11 12 में तुम लोग एक ही डिवीजन पढ़ेगा, बट फर्दर धीरे धीरे जब आगे जाता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, तो पता चलेगा अच्छा ये भी डिवीजन होता है, अच्छा ये भी डिवीजन होता है। जब क्लास 1 में तुम पढ़ रहा होगा तुमको नहीं पता था कॉमर्स कुछ होता है, साइंस कुछ होता है, राइट। उस समय तुमको पता है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा कुछ होता है। तो वैसे ही अभी अब अपने आते हैं, देखो सबसे पहले पार्ट अपने आते हैं नंबर 1, दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटेंसी ही है एंड नथिंग एल्स, एंड कुछ भी डाउट लगे तुरंत रेज करना। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या हुआ, सब डिविजन ऑफ द अकाउंटिंग, सब फील्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग। ये बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। क्या क्या डिविजन्स है, किसी भी बच्चों को पहले से अकाउंट्स के बारे में कुछ आइडिया है? ठीक है, नंबर 1 देखो, सबसे पहला ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो आता है ना, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग ही तुमको पूरे क्लास 11 12 में पढ़ना है। तो क्या इसका मतलब दूसरे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का नाम नहीं समझेंगे? एकदम समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में तुमसे थ्योरी में भी पूछ। और हम लोग का जो एक और पार्ट बताता है, जो अपना कोर्स ऑफ स्टडी पार्ट जो रहेगा, उसमें बेसिकली क्या है ना, हम लोग जब क्लास कर रहे हैं तो जो टॉपिक्स कर रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं। टॉपिक मेनली अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन 100% मैथमेटिकली टाइप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है कि खाली उसमें सम्स ही होता है, कुछ थ्योरी नहीं होता है। अकाउंट्स में थ्योरी भी होते हैं। तुम लोग का जो एग्जाम में एग्जाम होता है उसमें एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों को थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। तो हम लोग बेसिकली जब टॉपिक्स करेंगे तो वो टॉपिक तो प्रैक्टिकल ही है। अभी इनिशियल तुम लोग थ्योरी समझोगे 2 3 क्लास तक, तो बेसिकली वो थ्योरी जो अभी समझोगे ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिकल समझेंगे। तो प्रैक्टिकल समझते समय वर्किंग थ्योरी में बताऊंगा। वर्किंग मतलब क्या होगा, मैं तुमको बेसिक थ्योरी दूंगा कि हाँ ऐसे अकाउंटिंग होता है, ये प्रैक्टिकल ऐसे सॉल्व किया जाता है, वो सब डिस्कस होगे। फिर स्पेसिफिकली थ्योरी की अलग क्लास रखेंगे। तो तुम लोग क्या करना ना, 2 कॉपीज मेंटेन करना, जैसे जब थ्योरी लिखवाएगा तब वो थ्योरी की कॉपी लाना, अदरवाइज लाने की जरूरत नहीं। तो अभी अपने आओ, नंबर 1 पार्ट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी? नेक्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो अभी तो तुम लोग अकाउंटेंसी का मतलब सिर्फ समझा था रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब तुम लोग समझ रहे हैं मतलब कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो सकती है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो सकती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करेगा वो ब्रांच क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो ब्रांच रिकॉर्ड करेगा उसका नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अपने आओ, इसके बाद और क्या क्या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है? नेक्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट इसके बाद जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। And last branch of accounting is social responsibility accounting.
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो इनिशियल जो अपनी क्लास आज की है वो बेसिकली थ्योरी पार्ट ही रहेगा, बट ये थ्योरी बेसिक थ्योरी है विच इज रिक्वायर्ड, उसके बिना आप अकाउंट समझ नहीं पाओगे। तो बेसिकली देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें तुम्हारा मेन रोल जो समझने का है वो दैट इज ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करेगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए दीज आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड अब जब हम लोग नाम लिखे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। जस्ट मतलब समझेंगे, डिटेल्स में कुछ नहीं लिखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो तुमको ये बताता है कि तुमने प्रॉफिट क्या कमाया या लॉस क्या किया। ठीक है, तो सर इसका मतलब, देखो इसका मतलब बेसिकली होता है हर इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पता है, आप पैसों का लेन देन करते हो, हर इंसान करता है। हो सकता है वो सोशल बेनिफिट के लिए हो सकता है वो पर्सनल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो आपके फादर जॉब करते, ठीक है, अब जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिल रही है। अब वो जो सैलरी मिल रही है तो सैलरी लाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, घर के बहुत सारे सामान खरीद रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है फूड आइटम्स में, क्लोथिंग्स में, एटसेट्रा में, इलेक्ट्रिसिटी में खर्च हो रहा है ना, पैसा इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ये है क्या, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ही तो है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हर पर्सन करता है, इवन आप भी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पेरेंट्स से आपको कुछ अमाउंट मिला, आपने उस अमाउंट को क्या किया, आपने खाने पीने में खर्च कर दिया, एक कॉपी खरीद ली, बुक्स खरीद लिया, एक्सेट्रा में खर्च किए ना, तो इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहेगा, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसी से कंट्री चलती है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लेकिन फाइनेंस, यहाँ पे अकाउंटिंग का क्या रोल है। तो अकाउंटिंग का रोल कहाँ आता है, अब जब आप पर्सनल सोशल बेनिफिट के लिए बात करोगे तो हम लोग को कुछ मतलब नहीं है, हम लोग अपना बात किसका करेंगे, इंडिविजुअल बेनिफिट, तब बात आएगी फाइनेंशियल अकाउंट। इंडिविजुअल बेनिफिट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बात आएगी मेरे को क्या करना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए चाहिए। अब सपोज करो आपको सैलरी मिली, आपने कुछ खर्च कर दिया, उसमें पर्सनल बेनिफिट क्या हुआ, तो जो आपको पैसा मिला था आपने कंज्यूम कर दिया। पर्सनल बेनिफिट मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं, काजल क्या की, काजल ने अपने पापा से 2 लाख रुपया लिया, और इसने उस 2 लाख रुपए से क्या किया ना, सोचा एक काम करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, ऐसा कुछ काम करते हैं। आई थिंक प्रॉफिट वर्ड से तो सभी कोई अवेयर होगा ना, मतलब एक्स्ट्रा मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, राइट। तो अब बेसिकली क्या किया, इसने 2 लाख रुपया जो फादर से लिया, अब इसने उसमें से 1.5 लाख रुपया का कुछ गुड्स खरीदा। सपोज कर लो कैलकुलेटर खरीदा, बहुत सारा कैलकुलेटर इसने खरीदा। इसको दिखा कि बच्चों को अभी सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है, पता है ना तुम लोगों को। तो तुम लोग का जो सीबीएसई वाले बच्चे लोग जो रोते ही रहते थे मुझे कैलकुलेटर नहीं मिलता, आईएससी वालों को मिलता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। तो बेसिकली क्या है, इसने सोचा चलो कैलकुलेटर बहुत सेल होगा, कैलकुलेटर खरीदते हैं बेचते हैं। तो इसने 2 लाख रुपया जो घर से पापा से लेके आई, बिजनेस कर, इसको बिजनेस बोला जाता है। बिजनेस मतलब क्या हुआ, हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसों को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए, एंड दैट एक्टिविटी इज नोन एज द बिजनेस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है, इसने जो 2 लाख रुपया अपने घर से लाके बिजनेस में लगाया, उसे अकाउंट्स में क्या बोला जाता है पता है। इसको लिखना मत, समझना सिर्फ। जैसे यहां पे हम लोग एक छोटा सा, इसी को मान लेते हैं ये काजल है। काजल क्या की, बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जनरली क्या होता है ना, जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देता है। तो ये क्या की, अपने बिजनेस को एक नाम दी, मतलब ये बिजनेस बोल के एक पार्ट बनाई कि ये मेरा बिजनेस है, और बिजनेस को एक नाम दे दी। नाम अपने रख देते हैं, सपोज को लो काजल एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये काजल कौन है, ये एक पर्सन है, इसने क्या किया, एक बिजनेस फॉर्म किया, बिजनेस, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं बिजनेस। तो काजल ने क्या किया, अपने घर से कुछ अमाउंट लाया और किसे दे दिया, बिजनेस को दे दिया। तो जो ये काजल अपने घर से पैसा लाके बिजनेस को दे रही है, उसको अकाउंटिंग वर्ल्ड में क्या बोला जाता है पता है। इन्वेस्टमेंट तो अपने नॉर्मली बोलते हैं, वो अकाउंटिंग वर्ल्ड का पार्ट नहीं है वैसे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब अल्टीमेटली पैसा लग रहा है, लेकिन अकाउंटिंग करते समय, अकाउंटेंसी करते समय, अगर बिजनेस का ओनर, ओनर क्यों, क्योंकि यही तो बिजनेस को फॉर्म किया है,
दैट इज वाई ही इज द ओनर, यस ही इज द ओनर। तो अब इसने क्या किया, इसने कुछ पैसा बिजनेस को दिया, तो इसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। अब अगर सपोज को लो बिजनेस करते करते अब बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेती है, मतलब बिजनेस ने किसे पैसा दिया, ओनर को पैसा दिया, तो दिस इज नोन एज द ड्रॉइंग्स। तुम लोग को तो आइडिया है, तुम लोग बोला मेरे को अकाउंट्स का आइडिया नहीं है। तो बहुत सारा बच्चा लोग कैपिटल ड्राइंग्स तो बोल पा रहा है, मतलब पहले से पता है, ठीक है। एनीवे जो भी पता है उससे मतलब ही नहीं, अपने को तो स्क्रैच से ही समझना है, ठीक है। तो अगर ओनर, ये ओनर ऑफ द बिजनेस है, मतलब ओनर मतलब जिसने उसे फॉर्म किया, दैट इज द ओनर। तो बेसिकली ओनर ने बिजनेस को कुछ भी दिया उसे कैपिटल बोलते हैं, ओनर ने बिजनेस से कुछ भी लिया उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ये हाँ बोल। नहीं, अपने यहाँ पे पर्सनली मतलब बिजनेस से लेके चला जा रहा है ओनर, तो पर्सनल यूज ही हुआ ना। तो बिजनेस के यूज के लिए मतलब क्या, तुम कुछ गुड्स खरीदने के लिए लेगा तो उस नाम से चला जाएगा ना, वो मैं बता रहा हूँ, रुक जा तुमने। यहाँ पे क्या हुआ ना कि इसने 2 लाख रुपया जो बिजनेस में लाया, इन्वेस्ट कितना किया, कैपिटल कितने का है। अब ध्यान देना इसने क्या किया, अब जैसे ये बोली ये लेकिन बिजनेस से ले रही है, क्योंकि किस लिए ले रही है, बिजनेस के लिए ले रही है, तो बिजनेस से लेके तुम घर नहीं जाएगा, वो बिजनेस के लिए स्पेंड करेगा। तो तुमने क्या किया, कुछ परचेज किया, कैलकुलेटर्स परचेज, कितने का कैलकुलेटर परचेज किया, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का कैलकुलेटर परचेज किया। इसने क्या किया, इन कैलकुलेटर्स को सेल कर दिया। सपोज कर लो 2,10,000 में, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही थी ना, तो बिजनेस जहां पे बनाया गया था, जहां पे बैठ के बिजनेस किया जा रहा है, वहां की जगह का रेंट देना पड़ रहा था। सपोज कर लो इसने रेंट जो पे किया 20,000 पे की, इलेक्ट्रिसिटी जो पे की वो 10,000 पे की, ठीक है। समझना, अपने बिजनेस की बात कर रहे हो, नॉर्मल एकदम लेमन लैंग्वेज में समझते हुए, बेसिक से लेते हुए अपने एकदम अपर लेवल में जाएंगे, लेकिन बेसिक से समझना जरूरी है। अब यहां पे बात हो रही है कि सर ये जो एक्टिविटीज हो रही है इसे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, चाहे इसी तरह रिकॉर्ड कर दीजिए और उसके बाद बता दीजिए कि रिजल्ट क्या हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, इसी चीज को, इन इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अरेंज करके लिखना और अल्टीमेटली रिजल्ट निकाल के देना इज द अकाउंटिंग। सिंस ये फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, दिस अकाउंटिंग इज नोन एज द फाइनेंशियल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को ये पता करना है कि सर ये जो हम काम किए, कैलकुलेटर खरीद के बेचे, उसमें हमें कुछ फायदा हुआ क्या, कितने का फायदा हुआ, 20,000 का फायदा हुआ। कैसे 20,000 का, चलो देखो क्या हुआ, हम एक बार फिर भी दिखा भी दे रहे हैं। हम लोग क्या किए, एक इनकम स्टेटमेंट नाम दे दे रहे, इनकम स्टेटमेंट, इनकम मतलब प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट। इसमें मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई हमने सेल कितने में किया, 2,10,000 में, जिसको मैंने बेचा उसे मैंने खरीदा कितना में था, कॉस्ट ऑफ परचेज 1.5 लाख में खरीदे थे। तो मेरे को दिख रहा है कि गुड्स को खरीद के बेचने में मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये 60,000 रुपये तो मेरे पॉकेट में नहीं आया, क्योंकि मेरे को तो और भी खर्च करना पड़ा है। तो और क्या क्या खर्च करना पड़ा मुझे, रेंट देना पड़ा 30,000, नहीं 30 नहीं 20 ना, 20,000। एंड इसके साथ साथ मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ी 10,000, और अल्टीमेटली मेरे पास 30,000 सरप्लस रह गया। तो जो 30,000 सरप्लस रह गया इसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। और अगर यही नेगेटिव में चला जाता तो इसको क्या बोलते हैं, घर से चला गया, दैट इज कॉल्ड लॉस। तो ये तो प्रॉफिट है क्योंकि एक्स्ट्रा बचा है मेरे पास। ये जो आपने अकाउंटिंग की ना, दिस अकाउंटिंग इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ, प्रेजेंटेशन वेरी करता है, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं, तुम लोग को प्रेजेंटेशन ही तो समझना है। अकाउंट्स में क्या समझना है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करे, कैसे करे, यही समझना है। तो दिस इज प्रॉफिट, दिस इज एक पार्ट हो गया। अब एक चीज मेरे को बताओ, इसके अलावा एक पार्ट में और आते हैं। द पार्ट इज आपके पास पोजीशन क्या है, मतलब क्या कुछ बचा हुआ है क्या, बिजनेस की बात कर रहे हैं। देखो बिजनेस, बिजनेस ये जो अकाउंटिंग करते हो किसकी बुक्स में करते हो, ओनर की बुक में करते हो कि बिजनेस की बुक्स में करते हो। ये जो प्रॉफिट और लॉस निकाले किसका निकाले, हम लोग काजल का निकाले कि काजल का जो बिजनेस है उसका कैलकुलेट किए,
काजल के बिजनेस का कैलकुलेट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस की बनती है, पर्टिकुलर पर्सन की नहीं बनती है, राइट। तो अब इस बिजनेस के पास कुछ लेन देन पड़ा हुआ है क्या? लेन देन मतलब क्या हुआ? सपोज कर लो तेरा नाम क्या है? रिद्धि। रिद्धि के पास, अब रिद्धि ने मेरे से 2 लाख रुपया लिया, तो ये रिद्धि के लिए क्या है? लोन है। तो रिद्धि के लिए ये मतलब पेएबल है कि रिसीवेबल है? तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू पे मी, है ना। तो बेसिकली इसके लिए ऑब्लिगेशन है और मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल है। एनीथिंग रिसीवेबल इज एन एसेट। अकाउंट्स में जो टर्म होता है, कुछ भी जो रिसीवेबल है, जिससे पैसा मिल सकता है, एसेट है। और जो देना है, ऑब्लिगेशन है, वो लाइबिलिटी है। अभी इस सब का बहुत डिटेल भी डिवीजन है, लेकिन अभी तुम लोग को एक बेसिक मुझे बताना है टर्म्स। तो बेसिकली ध्यान रखना, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? एनीथिंग पेएबल, दैट इज योर ऑब्लिगेशन। और एसेट्स मतलब क्या होता है? एनीथिंग रिसीवेबल, राइट। जो या तो रिसीव्ड फॉर्म में ऑलरेडी या रिसीवेबल है, दैट इज योर एसेट। अब हमें क्या करना है? हमको इनकम तो पता चल गई, अब हमको अपनी पोजीशन देखनी है। पोजीशन मतलब मैं कहां स्टे कर रहा हूं, पोजीशन। तो पोजीशन मतलब हम लोग अकाउंट्स में 2 ही चीजें देखते हैं, मेरे पास एसेट कितना है, मेरी लाइबिलिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक है। तो पोजीशन में मैंने क्या किया? टी फॉर्म बना दिया। वन साइड एसेट्स देख लेते हैं, अनदर साइड लाइबिलिटी देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका, एक जगह एसेट लिखिए, फिर नीचे लाइबिलिटी लिखिए, फिर एसेट लिखिए, फिर लाइबिलिटी लिखिए, ठीक से समझ में नहीं आएगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह लिख दे रहे हैं, देखो मेरे पास इतने एसेट्स है, मेरे पास इतनी लाइबिलिटीज है। इसको समझना नॉर्मल सा चीज है। और वैसे पोजीशन जो मैंने लिखा, इसको पोजीशन नहीं बोलते अकाउंट्स में, इसे क्या बोलते पता है? बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट बोला जाता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स में इनिशियल लेवल से मूव ऑन करते हैं। मेरे पास क्या क्या लाइबिलिटीज है? मेरे मतलब बिजनेस के पास, काजल एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, काजल की नहीं। तो काजल एंटरप्राइज के पास क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटीज है? काजल एंटरप्राइज को काजल ने 2 लाख रुपया दिया था, तो काजल एंटरप्राइज के लिए वो 2 लाख रुपया क्या है? लाइबिलिटी है कि एसेट है? कैसे एसेट है? कैपिटल मतलब ये जो पैसा है इसे काजल को देना है, लेकिन हाँ उसके पास, जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, रिद्धि को मैंने 2 लाख रुपया दिया था, तो रिद्धि को 2 लाख रुपया लौटाना है, वो लोन है। लेकिन रिद्धि के पास 2 लाख रुपया कैश भी तो आ चुका है ना। समझना, तुमको 2 लाख रुपया मिला ना, तो 2 लाख रुपया तो तेरे हाथ में है, दैट इज योर एसेट। लेकिन तुमको वो अमाउंट मुझे लौटाना है फ्यूचर में, तो एट द सेम टाइम दैट इज योर लाइबिलिटी टू, राइट। तो अकाउंट्स में क्या होता है ना, तुम लोग धीरे धीरे समझोगे ओवर द पीरियड। अकाउंट्स में लिखने का तरीका अलग होता है, वो जो तरीका होता है ना, उसमें ड्वेल सिस्टम अप्लाई होता है। ड्वेल सिस्टम मतलब डबल एंट्री सिस्टम कुछ होता है, कुछ सुना हुआ है कभी? तो वैसा कुछ होगा। तो यहाँ पे हमेशा 2 साइड्स होते हैं। जैसे अपने कॉइन की बात करें तो 2 साइड होते हैं ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है। वैसे अकाउंट्स में 2 साइड होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। क्यों होता है, क्या होता है, अभी नहीं समझ में आएगा, ओवर द पीरियड समझेंगे। अभी यहाँ पे आओ सिंपली, अगर बिजनेस ने, काजल एंटरप्राइज को 2 लाख रुपया दिए, तो हम काजल एंटरप्राइज के बेसिस पे सोचते हैं, काजल एंटरप्राइज को कैश मिला कितने का, और काजल एंटरप्राइज को ये 2 लाख रुपया किसे देना है? काजल को। तो हम लोग काजल नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल। ओनर मतलब कैपिटल। तो ये 2 लाख रुपया देना भी है, तो देखो समझो लाइबिलिटी एसेट साथ साथ क्रिएट हो रहे हैं ना। अब क्या हुआ, काजल एंटरप्राइज ने क्या किया? काजल एंटरप्राइज ने अल्टीमेटली क्या किया? 1.5 लाख रुपया का सामान, वो बीच बीच में ट्रांजेक्शन हुए, सब अल्टीमेट एकदम नीचे नेगेटिव पार्ट में चले जाती कि अल्टीमेटली नेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट हुआ 30,000 रुपया घर पे आया, है ना। 30,000 रुपया घर पे आया मतलब ये कैश बढ़ गया 30,000 से, मींस 2,30,000। एंड ये है क्या? प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसने कमाया? काजल एंटरप्राइज ने कमाया। तो काजल एंटरप्राइज ने जो कमाया, काजल एंटरप्राइज कौन है? एजेंट है। किसका? काजल का। तो ये 30,000 भी काजल एंटरप्राइज को किसको देना पड़ेगा? काजल को देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये 30,000 भी काजल एंटरप्राइज के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, जो उसे किसको देना है? काजल को देना है। तो इस कैपिटल में ऐड कर देते हैं 30,000 भी। तो देखो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, तुम्हारा क्या बन गया? 2,30,000 बोथ द साइड्स आ गया। तो एक चीज मैं इसके बेसिस पे और समझाना चाहता हूं कि जब भी आप अकाउंट्स करोगे तो अकाउंट्स में ऑलवेज एक अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क कर। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी।
एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलवेज मैच करेंगे। ठीक है, हम लोग बेसिक चीजें समझ रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। लिखना है क्या तुम लोगों को? ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, चलो 2 मिनट लगेगा, कर ही लो। ओके देखो, हम लोग ना बस इंफॉर्मेशन जस्ट हम लोग समझे हैं, तो एक छोटा सा पार्ट हम लोग लिख के रख ले रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट्स में कुछ भी सिस्टम आप फॉलो करो, ये इक्वेशन ऑलवेज वर्क करेगा, ऑलवेज हैंड ऑन हैंड चलेगा, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो वी कैन से एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज एसेट्स को तो एसेट्स ही रहने देंगे, बट लाइबिलिटीज को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक लाइबिलिटी तो देखो तुमको दिख ही रहा है कि काजल एंटरप्राइज के लिए वन लाइबिलिटी इज जो काजल से अमाउंट लिया गया है, एंड काजल कौन है? ओनर है, उसे कैपिटल बोलते हैं, वो भी लाइबिलिटी है। लेकिन अगर सपोज कर लो काजल ने किसी XYZ से या किसी बैंक से लोन लिया होता, काजल एंटरप्राइज ने, नॉट काजल ने, काजल एंटरप्राइज ने लोन लिया होता ICICI बैंक से, तो वो भी तो लाइबिलिटी ही होता है ना। मतलब ये देखो जो तुम लोग अपनी यहां डायग्राम बनाए थे, काजल एंटरप्राइज, ओनर ने पैसा दिया, दैट इज अ कैपिटल। ये ICICI बैंक है, ICICI बैंक ने, इस बैंक ने 2 लाख रुपया इसे दिया, तो इसको तुम क्या बोलते? लोन होता है ये, तो लोन भी तो लाइबिलिटी है, 2 लाख रुपया तो लौटाना पड़ेगा। तो यहां पे हम इस लाइबिलिटी को क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, हम एक पार्ट लिख देते हैं कैपिटल, प्लस दूसरा पार्ट लिख देते हैं लाइबिलिटीज, ऐसा लिखा जाता है। तो इससे क्या डिफरेंस क्या है? तुम बोलेगा सर क्या ही फर्क पड़ता है। डिफरेंस आया, कैपिटल रिप्रेजेंटिंग कि बिजनेस को अपने ओनर को पैसा देना है, ठीक है, और लाइबिलिटीज रिप्रेजेंटिंग बिजनेस को आउटसाइडर को पैसा देना है। डिफरेंस है, क्लियर है ये चीज? तो ये डिफरेंस है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज अकाउंट्स में वर्क करेगा, ध्यान रखना। अब अपने आते हैं, हाँ सेकेंड वाला, हाँ लेकिन फर्स्ट से तो जनरेट हुआ ना सेकेंड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये एक बेसिक सा आइडिया पता चला, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यही है और कुछ नहीं है, बट हाँ अकाउंटिंग करने का जो हम लोग फॉर्मेटिंग, ये जो काम किए हैं, इसको करने का प्रेजेंटेशन वेरी कर देंगे, वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड समझते हुए। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ये समझने जा रहे हैं कि सर हम लोगों ने समझा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये रोल है, जो एक इलस्ट्रेशन देके मैंने तुम्हें समझा दिया। अब डेफिनेशन भी लिखेंगे हम लोग। अब अपने आते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या रोल है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है प्रॉफिट और लॉस निकाल के दे देना, पोजीशन बता देना, ठीक है, यही काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या काम करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग ये काम करेगा, तुमको ये पेंसिल दिख रही है, ठीक है, पेंसिल अपने पास नॉर्मल पेंसिल्स भी रहती है, उसके कॉस्ट में और इस कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। एक पेंसिल अपने पास 10 रुपया में आ रही है और ये पेंसिल 12,000 रुपया में आ रही है, डिफरेंस है ना। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, इसमें जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, जो लेबर काम किया है, सबके कॉस्ट वेरी कर रहे हैं, दैट इज द मेन पार्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है, पता है? कॉस्ट अकाउंटिंग रोल प्ले करता है कि इसका कॉस्ट जो 12,000 रुपया सेट किया गया, मैं 12,000 में सेल किया जा रहा है, तो इसकी कॉस्टिंग सपोज कर लो कंपनी को पड़ती है 8,000 रुपया, तो कंपनी ने इसका कॉस्ट कैलकुलेट किया ना। तो एक चीज मेरे को बता, क्या कंपनी को ये पेंसिल ऐसा ही एग्जैक्ट बना बनाया मिल गया था? उसने बनाया है इसे, मटेरियल्स यूज किए, इसको फॉर्मेट दिया गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डाले गए, इसमें सेंसर्स डाला गया, सब किया गया ना। तो वो कौन किया होगा? पहला बात तो मटेरियल्स को गैदर्ड किया गया, मटेरियल्स को गैदर किया गया, प्लस उसके बाद लेबर काम किया उस पर, तो लेबर को जो पेमेंट किया वो भी तो कंपनी तुम्ही से ले रहे हैं, राइट। और उसके साथ साथ क्या किया गया, जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसको फैक्ट्री बोला जा रहा है, तो फैक्ट्री जो है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अदर खर्चे लग रहे हैं, सब तुम्ही से लिया जा रहा है, सबका कॉस्टिंग बना 8,000, सबको मिला के एक पेंसिल का कॉस्ट 8,000 आया, कंपनी ने अपना प्रॉफिट ऐड किया 4,000 और तुमको 12,000 में बेच दिया। तो जो कॉस्ट कैलकुलेट हुआ 8,000, ये तो हम लोग तो नॉर्मली डिस्कस कर लिए, ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, कितना का वैल्यू का मटेरियल्स यूज हुआ, कितने लेबर का पार्ट आया, सब चीज इंक्लूड करना है। और ये रोल तुमको कौन सिखाएगा, कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हें सिखाएगा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस और अ प्रोडक्ट, दैट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या काम करता है, आप अपने बॉस को रिपोर्ट जो दोगे वो किस तरीके से दोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो,
मुकेश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी बोलेगा कि मेरे को एक काम करो, आप लोग परफॉर्मेंस बताओ, क्या परफॉर्मेंस। तो अकाउंटेंट जो है, पहला बात तो वो अकाउंटेंट को बोलेगा ही नहीं, वो सीधा सीएफओ को बोलेगा, सीईओ को बोलेगा। तो जो सीएफओ या सीईओ है वो क्या पूरा एनुअल अकाउंट्स लेके चला जाएगा, देखिए सर ये रहा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ये पीएल अकाउंट, इतने का सेल्स है वगैरह वगैरह, वो लेके चला जाएगा, वो देखेगा ही नहीं। उसको उससे मतलब नहीं है सेल 5 करोड़ का हुआ कि 5,000 करोड़ का हुआ कि 10,000 करोड़ का हुआ। उसको क्या देखना है, उसको देखना है सेल्स कितना परसेंट इंक्रीज किया, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो प्रॉफिट के वैल्यू में जाएगा ही नहीं। तो रिपोर्ट्स, सीनियर लेवल को रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करना है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सके, वो आप कहां सीखोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाता हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट टू गेट द डिसीजन, टू टेक द डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए आप रिपोर्ट्स कैसे बनाओगे, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स मतलब क्या हुआ, कोई भी वो थिंग हम जो यूज करते हैं वो लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है जिसके बेसिस पे हम बेनिफिट डिराइव करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या हुआ, हम लोग हैं ह्यूमन रिसोर्स। कंपनी कैसे चलता है, कंपनी मशीन से थोड़ी चलता है, कंपनी चलाने वाले हम ही लोग रहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंप्लॉइज। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तुम लोग अगर सपोज करो तुम्हारे पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर्स कोई जॉब करते होंगे, तो कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, बहुत फेमस होता है ये। तो क्या काम है एचआर डिपार्टमेंट का, वो बेसिकली रिक्रूट करता है, प्लेसमेंट करता है, सैलरी फिक्स करता है, प्रमोशन करता है, यही सब चलता है। तुम लोग शायद ये सब तो कहीं बीएसटी कॉमर्स एक्सेट्रा में भी पढ़ा होगा, कॉमर्स में नहीं पढ़ा हुआ है, ओके नहीं, वो सब हम ऐसे जस्ट बोलता रहता है कि पढ़ा हुआ है क्या, जिसका किया होगा उसको याद आ जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल सा चीज है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब ह्यूमन जो इंप्लॉई है उसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रखा जाए। हम क्या करेंगे, हम इंटरव्यूज लेंगे, हम इंटरव्यूज लेने के बाद उसको रिक्रूट करेंगे, उसको प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट देने के बाद क्या करेंगे, उसका प्रमोशंस करेंगे, सैलरी फिक्स करेंगे, सब काम चलता रहेगा ना। तो ये भी तो अकाउंटिंग है, हमको इंटरव्यू शेड्यूल सेट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको क्या पोस्ट देना है। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम इंजीनियरिंग सेक्शन में बैठा देंगे और एक आईआईटी इंजीनियर को बोलेंगे अकाउंट्स बनाओ, पॉसिबल है, नहीं है। तो कैसे प्लेसमेंट करना है, किसकी क्या सैलरी होनी चाहिए, कब प्रमोट करना है, ये सब भी शेड्यूलिंग होगी, उसको मैनेज करना होगा। वो मैनेज करने का सारा तरीका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, दैट इज द वन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग देखा है बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करता है। जैसे सपोज कर लो कि जैसे टाटा, टाटा मेडिकल सेंटर बना हुआ, पता है वहां पे बेसिकली ठीक है, ऑब्वियस बात है फी लेके भी मतलब ट्रीटमेंट होता है, लेकिन फ्री ट्रीटमेंट भी होता है और अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो जो फ्री ट्रीटमेंट होता है उसका पैसा कहां से आता है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से जाता है, राइट। तो बेसिकली ये क्या हुआ ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो सोचता है कि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं कहां से कमा रहे हैं, सोसाइटी से ही तो कमा रहे हैं। तो सोसाइटी के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंपनीज में अगर तुम लोग देखिएगा ना तो सीएसआर एक्टिविटीज भी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज, तो उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये अकाउंटिंग है कि सोसाइटी के लिए कितना पैसा हम लोगों ने निकाला, उसको कहाँ कहाँ यूज किया गया, कैसे यूज किया गया, उसकी अकाउंटिंग, और वो अकाउंटिंग करके सबमिट करना पड़ता है। तो वो अकाउंटिंग तुमको आनी चाहिए ना। तो दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तुमको सिर्फ नाम याद रखना है, अंदर का डिटेल पता होना चाहिए तुमको, इसलिए मैंने बता दिया। अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब तुमसे अगर कोई पूछे व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तो तुम नाम बता सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो तुम लोग इलस्ट्रेशन वे में तो समझ ही चुका है। नेक्स्ट गिव द हेडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग है मतलब रिकॉर्डिंग तो होगा ही, राइट। तो यहां पे हम लोग आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बार डेफिनेशन लिख रहे हैं प्रॉपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ये आर्ट है, एक तरीका है किसका, लिखने का, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग,
एंड समराइजिंग। देखो आपने क्या करा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब चीजों को लिखोगे, इन सिर्फ लिखने से नहीं होगा, उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो तुम, देखो रिकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली, अब कॉमर्स स्ट्रीम ले ली तो अब कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्ट है, क्लासीफाई करना पड़ेगा, अकाउंट्स है, मैथ्स है, इको है, एटसेट्रा, दैट इज ए क्लासिफिकेशन। वैसे ही ट्रांजेक्शन्स को कुछ करना पड़ता है, तो बाद में क्या करेंगे, समराइज करेंगे। अल्टीमेटली समराइज मतलब एग्जाम देंगे और रिजल्ट तो समराइज फॉर्म में मिलेगा ना, नॉर्मल जिस्ट दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या चीज को करेंगे हम लोग, ये सब समराइज या रिकॉर्ड एटसेट्रा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, ट्रांजेक्शन्स को समराइज करता है। अब तुम लोग बोलोगे सर ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ये जो हम लोग किए थे ना इसीलिए समझाया था, आपने जो परचेज किया, आपने जो सेल किया, आपने जो रेंट पे किया एक्सेट्रा, क्या था, लेन देन। एवरी लेन देन जो होता है, मॉनेटरी मूवमेंट्स जो होते हैं, दैट आर नोन एज द ट्रांजेक्शन्स। बट यहाँ पे ना ट्रांजेक्शन से साथ साथ एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, आप अगर सोशल बेनिफिट के लिए कुछ करते हो तो दैट इज इवेंट, एंड अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ करते हो दैट इज, ठीक है। बिजनेस के लिए होता है ट्रांजैक्शन, और इवेंट्स मतलब अगर नॉर्मल टर्म में अपने जाए तो इवेंट्स मतलब होते हैं एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी को अपने क्या बोल सकते हैं, इवेंट बोल सकते हैं। आप अभी क्लास कर रहे हो, ये क्या है, इवेंट है। आप गेम खेल रहे हो, क्या है, इवेंट है, राइट। आपने क्या किया, सपोज कर लो कोई टेंपल में गए, जाके कुछ डोनेट कर दिया, क्या है, इवेंट है। लेकिन अगर सपोज कर लो आप नेक्स्ट पार्ट में चले जाते, नहीं नहीं मैंने बिजनेस के लिए कुछ परचेज किया, सेल किया, ये क्या है। तो यहां पे आप जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग या समराइजिंग जो भी करोगे, किसका करोगे, ट्रांजैक्शंस का करोगे, इवेंट्स का नहीं करोगे, राइट। मतलब इसका मतलब ये भी समझ में आया कि इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, रिकॉर्ड किसको करते हैं, ट्रांजैक्शंस को करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in a significant manner of financial transactions in a significant manner based on documentary evidence, based on documentary evidences to know financial results and position of a particular accounting period. तो देखो यहां पे मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन तुमको दिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। क्या चीज की आर्ट है, चीजों को कैसे लिखा जाएगा। तुम मान के चलो एक बार ये जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इसका मतलब मान के चलो रिकॉर्डिंग ही है, चीजों को लिखना। एंड इसके बाद ये जो अपने पार्ट किए, लेकिन इसके बाद कुछ पार्ट देखो मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूं, तुम लोग भी हाईलाइट या अंडरलाइन करके रखना। क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड किसे करोगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किसके बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे। ऐसा करोगे क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या पता करना है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन किसका पता करना है, एक अकाउंटिंग पीरियड का पता करना, राइट। ये मैंने इसलिए हाईलाइट करवाया, इन सारे टर्म्स को हमें समझना होगा, ठीक है। हम सबसे पहले अब नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो नेक्स्ट पार्ट इज, गिव द हेडिंग, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स।
ट्रांजैक्शंस का सिंपल मीनिंग आप बोल सकते हो मॉनेटरी मूवमेंट रिलेटिंग टू बिजनेस। कोई भी मॉनेटरी मूवमेंट हो बिजनेस से रिलेटेड हो उसे आप क्या बोलोगे? ट्रांजैक्शंस बोलोगे, राइट। परचेज किए, सेल किए, ट्रांजैक्शंस था। रेंट पे किए, ट्रांजैक्शंस था। घर के लिए रेंट पे करते तो ट्रांजैक्शन नहीं, बिजनेस से थोड़ी पे कर रहा है। नॉर्मली ये मैं समझ बिजनेस से पे कर रहा है। तुम अपने घर के लिए रेंट पे कर रहा है तो क्या वो ट्रांजैक्शन है? इवेंट है। लेकिन हम लोग बिजनेस के लिए रेंट पे कर रहे हैं, बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट पे कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन मींस मॉनेटरी मूवमेंट रिलेटिंग टू बिजनेस। अब क्वेश्चन आता है सर नेक्स्ट लिखते इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब यू कैन से एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है, एनी एक्टिविटी कैन बी टर्म्ड एज एन इवेंट। किसी भी एक्टिविटी को आप इवेंट बोल सकते हो। कोई भी एक्टिविटी है वो इवेंट है। अच्छा, तो इसका मतलब आप अगर रेंट पे कर रहे हो बिजनेस का वो भी इवेंट है। बेसबत है तो इवेंट, लेकिन हम उसको इवेंट बोलेंगे नहीं, हम उसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे, राइट। जैसे सपोज कर लो हमने रेंट पे किया, ठीक है, तो मैं तुमको रेंट पेड फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस। अब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। इट इज अ नंबर 1 ट्रांजैक्शन, नंबर 2 इवेंट, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तुम्हारा आंसर क्या होगा? बोथ होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तुम क्या आंसर दे रहे हैं? बोथ होगा। तुम जैसे मेरे को ज्वाइन करने वाला था, तुम बोला सर हम क्लास 11 के स्टूडेंट। तुम वापस से मेरे को बोला सर आई एम ए स्टूडेंट। इफ यू आर सेइंग आई एम ए क्लास 11 स्टूडेंट, तो इसका मतलब तो यू आर ए स्टूडेंट, तो अलग से बताना नहीं है। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ, इफ यू आर सेइंग इट इज अ ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स वो इवेंट तो बाय डिफॉल्ट है, तुमको अलग से बताना नहीं पड़ेगा। आ रहा है समझ में? देखो अपने यहाँ पे इवेंट का मतलब क्या समझे, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी इवेंट होता है। तो अरे वो बिजनेस से रिलेटेड हो तभी इवेंट है, बिजनेस से नहीं रिलेटेड हो तभी इवेंट है। लेकिन हम लोग क्या किए, उसको सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में ले आए। बिजनेस से रिलेटेड अगर एक्टिविटी होगी तो उसको ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई एम सेइंग ट्रांजैक्शन दैट मींस वो बाय डिफॉल्ट इवेंट तो है ही, बताने की जरूरत नहीं है कि वो इवेंट भी है। क्लियर है ये चीज ध्यान रखना, बोथ कभी नहीं हो सकता है। इवेंट होगा तो इवेंट ही होगा, ट्रांजैक्शन होगा तो वो इवेंट तो है ही। इसका मतलब अपने चाहे तो ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका मतलब इवेंट प्लस मॉनेटरी मूवमेंट होता है। इवेंट में मॉनेटरी मूवमेंट रिलेटिंग टू बिजनेस हो तो वो क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन बन जाता है। जैसे इवेंट का एक एग्जांपल देता है, तुम सपोज को हम कोई गुड सप्लाई करता है और तुमको परचेज करना है, तो मेरे पास आया और बातचीत किया कि सर मेरे को तो 10,000 केजी खरीदना है और प्राइसिंग क्या होगी एटसेट्रा। मैंने बता दिया देखिए इसका पर केजी का प्राइस 20 रुपीज़ है। और आपने देखा ठीक है, ओके सर मैं आपसे ना कल आके मिलता हूँ। तो ये जो बातचीत हुई हमारे बीच में ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है क्या? इवेंट है। अब तुम कल आया और मेरे को बोला सर 10,000 केजी नहीं 30,000 केजी दे दीजिए, प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट दे देते तो अच्छा। तो बोला ठीक है 18 रुपीज़ पर केजी कर। और तुम क्या किया, मेरे को चेक इशू कर दिया और गुड्स लेके चला गया। ट्रांजैक्शन हो गया। तो एक्टिविटी तो दोनों ही है, एक में कुछ भी बातचीत नहीं, बस सिर्फ बातचीत हुई, कोई मॉनेटरी लेन देन नहीं हुआ, दैट इज व्हाट इवेंट का बिजनेस से रिलेटेड है। तो और अगर तुम आउटसाइड कुछ भी करता, बिजनेस से हटके कुछ भी करता तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। तुम बोलना चाहो तो ट्रांजैक्शन बोल सकते हो बट वो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये सब टर्म तो ट्रांजैक्शन के लिए, बिजनेस के लिए है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना इवेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी या आउटसाइड बिजनेस एक्टिविटीज, और ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज विथ मॉनेटरी मूवमेंट। अच्छा, तो अब अपने एक पार्ट और बताओ कि अगर सपोज कर लो इसने जो 1.5 लाख का गुड्स खरीदा था काजल एंटरप्राइज, उसमें से उसने 1 लाख का ही गुड्स उसने बेचा, अब 50,000 का गुड्स पड़ा रह गया।
तो इन सच अ केस इसने परचेज कितने का किया था? 1.5 लाख। दैट वाज अ ट्रांजैक्शन, परचेज किया गया है गुड्स। 1 लाख का गुड्स 2.5 लाख में बेच दिया गया। 1 लाख कॉस्ट का गुड्स 2.5 लाख में बेचा गया, मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट रख के, ठीक है। तो वो जो बेचा गया 2.5 लाख में, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। जो 50,000 का गुड्स पड़ा रह गया वो क्या है? डेड स्टॉक। कैसा है डेड स्टॉक? तो स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कम्स टू, ये जो स्टॉक बचा रह गया उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांजैक्शन बोलोगे कि इवेंट बोलोगे? क्यों इवेंट? कोई मूवमेंट नहीं हुआ, एकदम से ये इवेंट है। मतलब यू कैन से, मैं ये समझाना चाहता था, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर आल्सो इवेंट। आपने परचेज किया 1.5 लाख का गुड्स, ट्रांजैक्शन था। आपने उसमें से 1 लाख का गुड्स बेच दिया जो 2.5 लाख में, वो ट्रांजैक्शन था। जो गुड्स बचा रह गया उसमें तो मूवमेंट नहीं हुआ ना, तो वो क्या है? इवेंट है। तो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर आल्सो इन इवेंट। यहां पे ये भी लिख के रख लो, एनी एक्टिविटी तो इवेंट होता ही है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस भी इवेंट ही होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट आते ही, ट्रांजैक्शंस हमने समझा। अब देखो यहीं से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं इसे समझना है। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जब बात करेंगे ना, तो हम लोग बात करेंगे बिजनेस में एविडेंस चाहिए क्यों, कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में। देखो बिजनेस में हमेशा 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वन इज कैश ट्रांजैक्शंस, अनदर वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश क्रेडिट समझ में आता है? जैसे सपोज कर ले, तुम बाहर गया, तुम दुकानदार को बोला मुझे चॉकलेट दे दीजिए, और तुम कैश दिया, चॉकलेट ले लिया, कैश ट्रांजैक्शन। तुम घर के नीचे दुकानदार है, जानता है, तुम गया मुझे चॉकलेट दे दीजिए, पैसा वापस से ले लीजिएगा, क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली क्या हुआ, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिजनेस में भी होते हैं। तो यहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं उसके बेसिस पे अराइज होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या, तुम बोला कि सर हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कैसे पता चलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मार्कशीट है ना, सर्टिफिकेट है ना, पता चल जाएगा। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ देता है कि हाँ ये चीज हकीकत है। तो बेसिकली अकाउंट्स में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे वो बेस्ड ऑन व्हाट होंगे, 2 ट्रांजैक्शंस होंगे, एक कैश ट्रांजैक्शंस एंड नेक्स्ट वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं ना, जैसे मैंने बात की तुम्हारे क्वालिफिकेशन का प्रूफ क्या है, मार्कशीट्स, राइट। अब वैसे ही कैश ट्रांजैक्शंस के लिए क्या प्रूफ होता है अकाउंट में? तुम लोग सपोज कर लो मोबाइल खरीदने गया, तो मोबाइल खरीदा, उसको पैसा दिया, तो वो तुमको मोबाइल तो दिया, साथ साथ में कोई डॉक्यूमेंट दिया, बिल दिया ना। तो बिल के ऊपर क्या लिखा रहता है, कभी देखा है? नहीं, पेड ये सब वो पार्ट है। जनरली क्या होता है ना, बेसिकली टैक्स इनवॉइस ये सब लिखा रहता है, वो सब हम नहीं समझाने जा रहे, वो सब तो डिटेल हो जाएगा। बेसिकली एक क्या होता है, कैश मेमो होता है, ठीक है, और एक होता है बिल। तो कैश मेमो और बिल में डिफरेंस क्या होता है ना, कैश मेमोज जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए, और बिल्स जो होते हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। तो बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यूज होता है दैट इज कैश मेमोज हो सकते हैं, रिसिप्ट्स हो सकती है, उसको रिसिप्ट्स बोल देते हैं अपने, या वाउचर्स बोल देते हैं। These are basically different names for the cash transactions evidences. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप बुक्स में जब रिकॉर्डिंग करोगे इनके बेस पे ही रिकॉर्डिंग करोगे। जैसे सपोज कर लो काजल एंटरप्राइज के बुक्स में दिखाया गया कि परचेज हुआ है 1.5 लाख का, तो परचेज हुआ 1.5 लाख का कैसे रिकॉर्ड हुआ? परचेज किए होगे ना आप किसी से, तो जिससे भी परचेज किया उसने आपको बिल दिया होगा या कैश मेमो दिया होगा, वो होना चाहिए तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली है पार्ट। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए क्या होंगे, बिल्स, या इसको अपने पता है क्या बोलते हैं, इनवॉइस। इनवॉइस और बिल एक ही टर्म है,
पर डिफरेंट तरीके से लिख। बिल या इनवॉइस मतलब कैश ट्रांजैक्शंस के लिए दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, एंड फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इनवॉइसेस, बिल्स एटसेट्रा टर्म्ड एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्लियर है ये चीज? आज तुम लोग सिर्फ टर्म समझ रहे हो कि ये होता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट आओ, इसके बाद डेफिनेशन से ही निकाल रहे हैं हम सारी चीजें। फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशंस, तो आपने यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वर्ड यूज किया, ये अभी थोड़ी देर पहले भी तुम लोग समझा। रिजल्ट मतलब अल्टीमेटली जो आपने वर्किंग की उसका फाइनल आउटकम। आपने अभी जो एक इलस्ट्रेशन लिया था उसमें कुछ गुड्स खरीदा, बेचा, खर्चा किया, फाइनल आउटकम इज प्रॉफिट। तो रिजल्ट्स मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट और लॉस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें बहुत सारे एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, वो तो ओवर द पीरियड समझेंगे। यहाँ पे आ जाओ, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। एंड पोजीशन मतलब वहीं पे मैंने तुम्हें समझाया था, पोजीशन का मतलब क्या है? मतलब हाँ तुम्हारी मतलब तुम्हारा पोजीशन क्या है एट दैट मोमेंट, मतलब व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज यू हैव, राइट? मतलब पोजीशन मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और किसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज? पर्टिकुलर पर्सन का नहीं, तुम्हारे बिजनेस का। तो पोजीशन मतलब यही होता है जिसको हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज अ बैलेंस शीट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, सर ये जो अकाउंटिंग पीरियड है इसका मतलब? देखो, आप जब बिजनेस करोगे, जैसे तुम लोग जो पढ़ रहे हैं आज से थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपर केजी लोअर केजी कब से पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ ही रहे हैं, तो इसका मतलब और आगे भी पढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि बीच में तुम लोग का कभी एग्जाम ही नहीं हुआ? हुआ ना? क्यों हुआ? तुम्हारा परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। बीच बीच में अपर के जी, लोअर के जी, 1 2 3 4 ऐसे करके एक पीरियड मतलब एक क्लास बना दिया गया, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस चेक हो रहा है, तुमको अपर ग्रेड में ट्रांसफर किया जा रहा है। उसी तरह आप जब बिजनेस करोगे तो बिजनेस क्या है? एक गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है पता है? सपोज कर ले आज आप लोग अभी पढ़ रहे हो, अब कोई बिजनेस करेगा, कोई जॉब में जाएगा, अलग अलग वर्क तुम लोग करोगे। अब बेसिकली क्या हुआ, तुम जब बिजनेस करोगे तो क्या ये सोच के करोगे कि हम आज जो ये बिजनेस चालू कर रहे हैं हम 15 दिन बाद बंद कर देंगे? कोई भी स्टार्ट करते समय ये नहीं सोचता। माइट भी 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बंद करना पड़ जाए, बट स्टार्ट करते समय तो हम क्या सोच के स्टार्ट करते हैं? इसको चलाते रहेंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे, है ना? तो बेसिकली क्या हुआ, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, मतलब वो कंसर्न जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा टिल परपेचुइटी। एंड हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे। सोचते प्रॉफिट का है। देखो, प्रॉफिट बेसिकली प्लान रहता है, प्लान रहता है, और लॉसेस क्या होते हैं? एक्सीडेंटल्स होते हैं। लॉस कोई सोच के थोड़ी चलता है मेरे को लॉस होगा ही, प्रॉफिट होगा। लॉस एक्सीडेंटली हो जाता है। तो बेसिकली प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अब ये जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है मेरे को एक जगह रुक के तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सपोज कर लो हम बिजनेस स्टार्ट किए और हम 30 साल तक बिजनेस किए जा रहे हैं, तो क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, 30 साल बाद देखेंगे क्या? तो हम लोग बीच बीच में रुक रुक के हमारे पोजीशंस, हमारे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते जाएंगे, और जो बीच बीच में कैलकुलेट करते जाएंगे वो पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड। और वो पीरियड कितने मंथ्स का होता है? 1 ईयर का। रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स कंसीडर किया जाता है। अकाउंट्स बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड मस्ट बी रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स। रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स मतलब क्या हुआ? तुम जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रहे हो तो ऑलवेज जनवरी टू दिसंबर फॉलो करो। तुम अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हो तो ऑलवेज अप्रैल टू मार्च फॉलो करो। तुम हो सकता है 1 जुलाई टू 30 जून फॉलो कर रहे हो तो ऑलवेज वही फॉलो। ठीक है, तो तुम लोग बोलेगा लेकिन सर हम लोग तो सुने हैं कि पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है। अकाउंट्स ऐसा नहीं बोलता। अकाउंट्स बोलता है वो पीरियड रेगुलर होना चाहिए, 12 मंथ्स का पीरियड। ठीक है, अब तुम लोग बोलेगा सर तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्यों? क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बेसिकली तुमसे जब डेटा डिमांड करेगा ना, तुम जब इनकम कमाते हो ना, तुम्हारा बिजनेस है, प्रॉफिट तो करेगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, सबको पता है ये। अब जब तुम सपोज करो अकाउंट्स करने के लिए जनवरी टू दिसंबर अपना अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहे हैं, तो तुम्हारा बुक्स तो वैसे बन रहा है, प्रॉफिट तो वैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब सब कैलकुलेट करने के बाद तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया, देखो 2024 में मेरा इतना प्रॉफिट है। 2024 मतलब 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, हम इतना टैक्स दे रहे हैं। वो पेपर को उठा के फेंक देगा।
बोलेगा हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से बना के दो। मेरे हिसाब से बना के दो मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च लो और कैलकुलेट करके दो क्या प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर टैक्स पे करो। तुम कुछ नहीं कर सकता, यू आर ड्यूटी बाउंड, करना पड़ेगा तुमको, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट है भाई, तो तुमको वैसे बना के सबमिट करना। अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, तुम अपना अकाउंट्स करने के लिए जनवरी टू दिसंबर कर रहे हैं और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च कर रहा है, 2 बार अकाउंटिंग करना पड़ रहा है, उसकी बात को मानना जरूरी है। तो तुम क्या किया, अपने आप को ही चेंज कर दिया, बोला एक काम करते हैं हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च करते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली में अकाउंटिंग नहीं बोलता है कि ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च होना चाहिए, अकाउंटिंग बोलता है रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या हुआ, रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स। अब इस रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स का मोटिव क्या है, एट द एंड ऑफ विच you need to calculate अब एवरी 12 मंथ्स के इंटरवल के एंड पे तुमको पता करना पड़ेगा कि मेरा पोजीशन क्या है, मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या है। यू नीड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशंस। एंड पोजीशंस, तो यही है तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड का मतलब। डन, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बहुत बेसिक सा डिस्कशन हम लोग किया है। एक बार ना हम लोग अभी तक जितना डिस्कस किए ना, तुम लोगों से कुछ कुछ पूछ लेते हैं, बहुत बेसिक सा डिस्कशन किया है। तुम लोग मेरे को जस्ट ये बताना, जैसे तुम लोग पढ़ा हुआ होगा ना, फादर नहीं, इकोनॉमिक्स से अभी पहले नहीं पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, एनीवे, फादर ऑफ अकाउंटिंग, जो जनरली तुमको मिलेगा फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोल के। ठीक है, कोई वैसे ये सब छोटा छोटा पार्ट है ना, तुम लोग को मतलब होमवर्क बोल के दे दिया है, तुम लोग गूगल सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस होमवर्क जो दिया गया उसको तुमको देखना है, एक अपने आप एक हैबिट डालनी है, क्या मेरे को खुद को समझना है, अदरवाइज तो दो बस एक नाम ही तो है, मैं भी बता सकता हूँ, नहीं तुम लोग अपने आप एफर्ट डालना। ठीक है, तो ये छोटा सा काम करके रखना और जितना करवाया गया है रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे।